Welcome once again, student. My name is Bahadur Mori, and I am an English and SS teacher in Southern English Medium School at Natejuna. And now we continue chapter second, right? The First World War and Revolution of Russia. About that, see, the First World War and the Russian Revolution. In the previous videos, we already talked about colonization in Asia, right, and all things, and factor that cannot cause First World, right. So all the things we already taught in the previous two video, right. Now we are talking about whether destruction and social changes happen because of the World War. That this all the things we already taught. Now we reach this point, the Russian Bolshevik Revolution, 1978. In the previous video, we know that some because of the battery issue, I had to put down this video. So sorry for inconvenience for that. Now I would like to continue from this point. Right, so listen very carefully, very interesting topic, very informative chapter this one. The Russian and Bolshevik revolution. Russian revolution या Bolshevik revolution बहुत आर सेम, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, Russian revolution भी कह सकते हैं और Bolshevik revolution भी कह सकते हैं 1917. As you know that because of Russian revolution, Russia विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड वॉर. उन्होंने रशिया ने विड्रॉ कर लिया था वर्ल्ड वॉर में से बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन की वजह से. रशिया ने वर्ल्ड वॉर में से अपना हाथ हटा लिया था. रशिया वैसे इंग्लैंड के सपोर्ट कर रहा था, वो आप जानते हैं. तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिस वन. नाउ आई एम गोइंग टू रीड एवरी लाइन, प्लीज लिसन केयरफुली एंड यूज योर हैंड्स फ्री. द रशियन रिवॉल्यूशन 1970. रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ, तो याद रखना. is considered as an important event in the world history. तो this one is the very considered as an important event in the world history. ये बहुत important history है, वर्ल्ड में जानी जाती है. The Russian had been oppressed and suppressed by the Tsar that of Russia. देखो यहाँ पे जार है, तो सीजर जिसको बोलते हैं, पढ़ने में जार भी पढ़ा जाता है. सीजर को या जार को, ये जो ये एक वंश था जो रशिया पे शासन करता था, है ना. जैसे इन द इंडियन डायनेस्टी थी, ये सीजर डायनेस्टी थी जो कंटिन्यूसली रूल ऑन रशिया. जैसे हम मौर्य डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, है ना, मुगल डायनेस्टी, इसी प्रकार से सीजर हैड रूल्ड इन ऑन रशिया. सो द रशियन हैड बीन ऑपरेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय द सीजर ऑफ रशिया. जो जार का जो शासन था उसकी वजह से रशिया बहुत ही पीड़ित था. द रशियन सीज जार, द जार वो वहाँ का जो किंग था, जो जार कॉम्युनिक, जो जार उनकी जो डायनेस्टी थी उसको, उस किंग को जार कहते थे, ठीक है, सीजर्स या जार कहते थे. द रशियन जार्स हु इनहेरिटेड द पोजीशन. दैट मीन्स जो जार्स था उसको इनहेरिटेड पोजीशन मिली थी, उसका कुछ अपना कुछ एफर्ट नहीं था. हिज फादर वाज किंग एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हेयर, बिकॉज ऑफ ब्लड, he got a crown. Were all dictators and enjoy the uncontrolled rule over people. तो इसकी वजह से पूरे रशिया में विदाउट एनी कंट्रोल्स, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ही जस्ट रूल द ऑल ओवर द रशिया. पूरे रशिया में वो डिक्टेटर की तरह शासन करता था और किसी भी रोक टोक के बिना. पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो सीजर का जिस टाइम पे शासन चल रहा था उस टाइम पे पीपल को कुछ हक नहीं था, कि कोई राइट्स नहीं थे कि वो कुछ बोल सके या कुछ कर सके. द सीजर वॉज सो क्रूल एंड pitiless on people that if anyone demand for any rights, he was tortured, suppressed, and severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and death cold of Siberia. देखो ये बहुत ही क्रूल था. वो इसमें ये कहना ये है कि सीजर के बारे में कहा गया है कि वो किस प्रकार से क्रूल था. वो क्रूल था, वो पिटीलेस था, उसके ऊपर दया जैसा कुछ था नहीं. वो लोगों की अगर कोई भी डिमांड है या लोग कोई भी डिमांड करता है अपने हक के बारे में कुछ भी, या कुछ जस्टिस के बारे में मांग करते, तो उसको टॉर्चर करता था, उसको सुप्रेस यानी पीड़ित करता था, उसको दबा देता था और उसको अलग अलग तरीके से उसको पनिशमेंट देता था. अगर इस तरह से बुरी पनिशमेंट भी दी जाती थी, जैसे कि हड्डी गला देने वाली ठंडी में वो उसे भेज देता था. तो बॉर्न चिलिंग डेड ऑन द साइबेरिया, साइबेरिया की जो हड्डी गला देने वाली ठंडी होती है उसमें वो उसको सजा दे देता, तो वो इंसान मर जाता था. इस प्रकार से वो दे हैव नो एनी हार्ट, ही क्रूल एंड पिटीलेस.
This uncontrolled and oppressive chadam, right, become the reason for the great poverty and suffering among the people. ये जो जार्डन का जो अनकंट्रोल जो अनडिसऑर्डर जो प्रोसेस था, ये जो पूरा रूलिंग सिस्टम था, और वो जो ओप्रेसिव था, जो ओप्रेसिव यानी वो लोगों के ऊपर क्रूरता से शासन करता था, उसकी वजह से ये जो रशिया पूरी तरह से गरीबाई से पोवर्टी से सफरिंग करता था, वो ग्रिप दैट पोवर्टी, पूरी तरह से पोवर्टी, किसान बहुत गरीब हो चुके थे उसकी वजह से। द रशियन फार्मर, जो देखो बात है, रशियन फार्मर हैव अ फेस मैनी डिफिकल्टी, लेबर किसान वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम, किसान हो, लेबर्स हो, दूसरा कोई भी हो, किसी को अच्छी तरह से इनकम नहीं मिलती थी बिकॉज ऑफ सीजर। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे, ज़्यादा मेहनत करते थे, उसकी वो होते हुए भी उन लोगों को उसका भुगतान नहीं मिलता। ही डिड नॉट गेट अ रिटर्न, he hadn't get a pay, right? So they become very poor, because of that become they poor, because they doing hard work, but if you don't get a money, so you will become poor like this way. उसके बाद क्या होता है इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपन, तो एक फादर गेपन करके नेता है, उसके लीडरशिप के अंडर अ लार्ज रैली वॉज टेकन आउट टू द सीजर रेसिडेंट, एक बड़ी सी रैली थी वो सीजर के घर के सामने की गई। विंटर पैलेस एक नाम था, जो सीजर का रेसिडेंट है उसका नाम था विंटर पैलेस। वो जो फादर गेपन ने जो रैली की थी वो किस डेट पे थी, 22 जनवरी 1905, वो दिन संडे था। संडे के दिन 22 जनवरी 1905 में फादर गेपन के लीडरशिप के अंडर बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज हुई, और सीजर के घर के सामने, रेसिडेंट के सामने, रेसिडेंट नेम वाज विंटर पैलेस। दिस पीपल वो अनआर्म्ड, ये जो लोग थे जो फादर गेपन के साथ जुड़े थे, वो दे आर अनआर्म्ड, वो सब लोग इसका कुछ हत्या नहीं थे। वाइल सम एट द जार्स पिक्चर इन हैंड, किसी के पास तो जार का पिक्चर था, पिक्चर का एक बैनर था, उसका पिक्चर था जार का, और उसमें विद द कैप्चर, उसमें कैप्चर यानी बड़े अक्षर में लिखा गया था कि लॉन्ग लाइफ, यानी कि लंबी आयुष्य, आप जीते रहो, ऐसा लिखा गया था, अच्छी बात लिखी गई थी। द टाइटल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, यानी कि वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, यानी कि छोटे हमारे वाइट लॉर्ड रशिया, रशिया के मालिक, रशिया के भगवान, ऐसे अच्छे बैनर लिखे गए थे उस रैली में कुछ लोगों के पास, राइट, रिटर्न ऑन इट। द सीजर्स आर्मी ओपन फायर ऑन दिस इनोसेंट पीपल, तो सीजर की जो आर्मी थी उन्होंने ओपन फायर कर दिया, डायरेक्टली फायर ऑन दिस पीपल, वेरी इनोसेंट पीपल, इनोसेंट पीपल थे उसके ऊपर, बिकॉज ऑफ विच थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल, उसकी वजह से ये जो थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल थे डाइड, वो लोग मर गए। एंड द स्नो इन पेट्रबर्ग, जो पेट्रबर्ग करके जो इलाका था जहाँ पे सीजर का हाउस था, विंटर हाउस, विंटर पैलेस, वहाँ पे आया हुआ था, वहाँ पे वो जो पूरा जो उसका जो हाउस था है ना, उसको विंटर हाउस बोलते थे, और वो पीटरबर्ग में आया हुआ था। तो पीटरबर्ग में था, वेयर द सीजर पैलेस वॉज सिचुएटेड, वहाँ पे है, वो टर्न रेड विथ द ब्लड, वो जो पूरा इलाका था, वो जो वाइट हाउस था, वाइट पैलेस था, वो वाइट में से रेड में बदल गया, टर्न इनटू रेड, वो पूरा रक्त हो गया, उसमें रेड कलर हो गया। आप सोच सकते हैं हाउ मच पीपल डाइड, हाउ मेनी पीपल डाइड इन दैट इंसिडेंट, टर्न इनटू रेड ब्लड। दिस डे इज नॉन एज अ ब्लडी संडे, उसकी वजह से इस दिन को ब्लडी संडे कहा जाता है। ब्लडी यानी खून से रक्तहीन संडे उसको कहा जाता है, क्योंकि सीजर के आर्मी ने कोई भी फर्दर इंस्ट्रक्शन के बिना, किसी भी वार्निंग के बिना डायरेक्टली अटैक ऑन दैट इनोसेंट पीपल, दोज हु कैम टू near the Caesar's resident winter palace on 22 January 1905 Sunday, but they just led the rally under the leadership Father Gapon. They are innocent people, they are not doing any harm thing, but Caesar's army without any warning just fire on those people, and many people died, and because of that that particular white palace turned into the red palace, you know. So Caesar resident at Petersburg, in Petersburg, that you memorize. Clear? That's why that incident called the Bloody Sunday. In the exam, if asked what is explain the Bloody Sunday, right? So you will answer the full things, right? Then in history, उसको Bloody Sunday कहा. Why in the history 20 January 1905 Sunday called Bloody Sunday? So your answer will be this.
नाउ अराउंड दिस टाइम उसी के समय में अ लार्ज नंबर ऑफ रशियन गॉट प्रोवक्ड, उसी के समय में इसी के टाइम के हिसाब से जो लोग मारे गए उसके रशिया के जो काफ़ी सारे लोग तो जागरूक हुए, प्रोवोक यानी जागरूक हुए, एंड बिकम अ रेस्टलेस as the weakness of Jardam has become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russian-Japan War 905 to 05। अभी एक और घटना बनी 905 से 904 से 5 में कि जापान जैसा छोटा देश रशिया को हरा गया। ये चीज़ रशियन पीपल को हजम नहीं हुई कि इतना छोटा देश इतने बड़े देश को कैसे हरा सकता है। तो people feel that it's not a good Caesar is not able to rule on Russia, right? So people now very massively disbelieve on Tsar because of the Japan defeat to Russia. Japan is a very small country. Russia is the world largest country right now, है ना? But Japan defeat to the Russia, and that thing Russian people can't accept it. In order to specify the army Russians, an announcement to call for a Duma लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसकी वजह से रशियन असेंबली ने उन्हें अनाउंस किया असेंबली बुलाने का। यानी ड्यूमा है वो रशिया की असेंबली कहा जाता है, उसके सांसद होते हैं। ड्यूमा है वो रशिया की संसद है, पार्लियामेंट है ड्यूमा, अगर आप याद रखना। ड्यूमा है वो रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट को पार्लियामेंट या संसद कहते हैं ना, उसी प्रकार से रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहता है। तो ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली विच हैड नॉट बीन कॉल्ड फॉर ईयर, यानी काफ़ी सालों से जो सांसद नहीं बुलाई गई थी वो बुलाई गई, बिकॉज जापान डिपेंडेड टू रशिया, वेरी स्मॉल कंट्री डिपेंडेड टू विद बिग कंट्री, तो दैट्स ए वेरी बैड इंसिडेंट हैपेंड। So that's why they started the legislative assembly mid-2, which had not been called for many years, which was made. Eventually उसके हिसाब से for a such a Duma were called, इसी की वजह से ड्यूमा को बुलाया गया, यानी संसद को बुलाया गया। But before it can take step to satisfy the citizen, it had been called up. वो लोग कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए और पीपल को सेटिस्फाइड करने के लिए, पीपल को कुछ गिव समथिंग एल्स, कुछ कर सके, तो वो दिन चला गया था। इट जस्ट बिन कॉल्ड अप, वो लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे इन शॉर्ट। ऑन 8 मार्च 1917 द ऑपरेज वर्कर्स ऑफ पेट्रोग्राड कॉल्ड फॉर स्ट्राइक। तो सबसे बड़ी स्ट्राइक स्टार्ट हो गई 8 मार्च को 1917 को, पहली स्ट्राइक स्टार्ट हो गई रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन की। तो जो ऑपरेस्ड वर्कर थे, जो त्रासित वर्कर्स थे, जिसके ऊपर जो इनजस्टिस हुआ था, उन जो पेट्रोग्राड के वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी ऑन 8 मार्च 1917 को। द सीजर सेंट हिज ट्रूप्स टू सप्रेस दिस इवेंट। तो सीजर ने क्या किया कि उनकी ट्रूप्स भेज दी, उनकी टुकड़ी भेज दी अपनी आर्मी की कि भैया इन लोगों को सबको दबा दो, सबको मारो, भगा दो। बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल, मगर आर्मी ने क्या कहा कि मना कर दिया सीजर को कि भाई हम इन जो स्ट्राइक कर रहे हैं मजदूर लोग, वर्कर को हम उसके ऊपर हम शूट नहीं करेंगे, उसको नहीं मारेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे हैड एक्सपीरियंस दैट इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, सो दे फील द वेरी बैड कि हम उसको क्यों मारें। आर्मी ने मना कर दिया, सीजर के आज्ञा ऑर्डर्स को रिफ्यूज़ कर दिया। एज अ रिजल्ट द रिवोल्यूशन बिगन, इसी की वजह से उसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट आया कि रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हुआ? 8 मार्च 1917 को एक वर्कर ऑफ पेट्रोग्राड कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक, वो लोगों ने स्ट्राइक की पेट्रोग्राड के वर्कर ने, और बिकॉज ऑफ दैट सीजर सेंट वन ट्रूप ऑफ हिज आर्मी एंड दैट आर्मी ट्रूप्स क्लियरली रिफ्यूज टू शूट ऑन दोज पीपल, so that's why the revolution started. After the fall of the Jardam, the power fell into hands of Kerensky, leader of Menshevik group. उसके बाद किसके हाथ में जार का शासन चला गया, तो टोटली पावर फेल इनटू हैंड ऑफ केरेंस्की लीडर। केरेंस्की का लीडर था, उसका नाम था मेंशविक ग्रुप। मेंशविक ग्रुप पार्टी थी, माइनॉरिटी में थी, ये सत्ता में नहीं थी, तो डायरेक्टली उसके हाथ में ही पावर चला गया, जिसका नाम था केरेंस्की लीडर ऑफ मेंशविक ग्रुप। एक्सेप्ट फॉर लेनिन, लेनिन के सिवाय, लेनिन का आपने नाम सुना होगा, लेनिन के सिवाय एवरीवन इन रशिया वाज हैप्पी विद द फॉल ऑफ द जार। लेनिन के अलावा रशिया में सभी लोग खुश थे कि भैया जार का जो शासन था वो ख़त्म हो गया, वो पूरी तरह से गिर गया, कोलैप्स हो गया, सभी लोग खुश थे सिर्फ लेनिन के सिवाय। बट लेनिन बिलीव्ड
in the importance of laborers and propagated by the Karl Marx, while the Mensheviks group, जो Mensheviks करके ग्रुप था वो जो अभी सीजर के बाद शासन कर रहा था, वो बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास। देखो यहाँ पे फिर दो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। क्या था, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबर्स एंड प्रोपोगेट बाय द कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स से इंस्पायर थे, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे लेनिन, है ना। कार्ल मार्क्स से बहुत इंस्पायर थे, वो वन ऑफ द ग्रेट राइटर थे कार्ल मार्क्स, और लेनिन भी वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ रशिया। तो अभी जो सारी प्रोसेस है रशिया में चल रहे हैं वो लेनिन के बेस पे ही चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर सब कुछ। तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे और लेनिन बिलीव करते थे लेबर के लिए और लेबर के प्रोपोगेंडा के लिए, उसकी भलाई के लिए सोचते थे। मगर जो दूसरा जो ग्रुप था अपोजिट में, मेंशेविक ग्रुप था लेनिन के अगेंस्ट, वो बिलीव करता था इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास में बिलीव करता था, लेनिन गरीब में गरीबी और लेबर वर्क पे बिलीव करते थे, जबकि मेंशेविक के मिडिल क्लास लोगों को अच्छे आगे लाए उसमें बिलीव करते थे। लेनिन की सोच थी आई वॉन्ट टू वर्क और लेबर वर्क एंड पुअर पीपल, है ना। ये हो गया। एज अ रिजल्ट उसके व्हाट हैपन आफ्टर दैट, एज अ रिजल्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेनिन एंड मेंशेविक ग्रुप। देखो सीजर तो चला गया, अभी लेनिन है एंड मेंशेविक के बीच में टक्कर है। एज अ रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेट द बोल्शेविक अगेंस्ट द मेंशेविक एंड इन नवंबर 1917 लेनिन इंस्टिगेट द बोल्शेविक राइट अगेंस्ट द मेंशेविक। तो लेनिन ने मेंशेविक के अगेंस्ट बोल्शेविक को क्रिएट कर दिया इन नवंबर 1917 में। डिक्लेयर द फाइनल रिवोल्यूशन एंड गॉट द रीइंस इन हिज हैंड्स। तो लेनिन ने डिक्लेयर कर दिया नवंबर 1977 में कि दिस इज द फाइनल रिवोल्यूशन ऑफ द रशिया एंड दे गॉट द रीइन इन द हैंड हिज हैंड। उसको आत्मसत्ता मिल गई। दिस कैम टू बी नोन एज अ सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवोल्यूशन। इसी को घटना को सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवोल्यूशन कहते हैं। एक्सप्लेन द सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवोल्यूशन दिस वन। ऑन 8 मार्च 1970 से रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है और एंड टू एंड विद द लेनिन। ठीक है, तो काफ़ी सारे कैरेक्टर, सीजर है, लेनिन है, ठीक है, मेंशेविक ग्रुप्स है, ठीक है, फिर वन ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर फादर गोपन है। सो दीज आर द character which you have to memorize, and incident 8 month 1917 and November 1917 bloody Sunday 22 January 1905 Sunday. These all the incident happened step by step and Russian revolution occur, right? So I hope you got all point clear. Now next is a effort for a world peace, right? This is the last page of this last paragraph of this chapter. Effort for world peace. अभी दुनिया की शांति के लिए जो प्रयत्न किया गया उसके बारे में है। द लीग ऑफ नेशन। अभी लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। जो लीग ऑफ नेशन है, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद अभी दुनिया को अभी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर ना करे उसके लिए जो प्रोसेस की लीग ऑफ नेशन, वो होता है जो स्थापना की लीग ऑफ नेशन, यानी एक समुदाय यूनिट बना लीग। द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी तो कंपल्सरी हो गया था कि जो भयानकता थी वर्ल्ड वॉर की, उसके बाद दुनिया को एक शांति की ज़रूरत थी, तो प्रोसेस करना ही था। एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट। इसकी वजह से लोगों, सभी इंटरनेशनल लीडर्स को ऐसा फेल्ट हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए कि जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके, शांति से पीस हो सके। सो इट बिकम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस। तो वो लोग सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में शांति रहे। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन हैड कंट्रीब्यूट substantially in the establish of the League of Nation। तो सबसे विटल रोल किसी ने अगर प्ले किया है एस्टेब्लिश ऑफ लीग ऑफ नेशन, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने किया है, वो जरा आप याद रखना। द 14 पॉइंट ऑफ सजेस्ट बाय द विड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट सजेस्ट किए थे फॉर द लीग ऑफ नेशन के लिए। वो प्रेजेंट ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस। ये सारे जो लीग ऑफ नेशन के जो ओपिनियन थे, सजेशन थे बाय द विड्रो विल्सन, वो कब प्रेजेंट किए? पेरिस पीस प्रोसेस ऑन जनवरी 1920 को हुआ था। पेरिस पीस प्रोसेस आपको पता है ना। तो जो पेरिस पीस प्रोसेस था, जो जर्मनी ने सरेंडर किया पेरिस में, तो उसको पेरिस पीस प्रोसेस बोलते हैं।
और 10 जनवरी उस दिन को जो वुडरो विल्सन ने अपने जो सजेशन थे वो प्रेजेंट किए सभी देशों के सामने। इंग्लैंड थे, उसमें इटली के थे, फ्रेंच था। तो द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म, इस तरह से लीग ऑफ नेशन का फॉर्म हुआ 10 जनवरी 1920 को पेरिस पीस प्रोसेस के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो व्हाट आर द एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन, उसके हेतु क्या थे लीग ऑफ नेशन के? टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करना। एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अदर नेशन, सभी देशों को एक दूसरे देश का ध्यान रखना है, उसे एकता और प्रभुत्व बनाए रखना है, किसी को नुकसान नहीं करना है। टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, जो भी पॉलिसी वॉर की पॉलिसी उसको गिव अप करना है। जो पॉलिसी ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की नीति है उसको छोड़ देना है, उसको रिफ्यूज़ कर देना है। टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन को डेवलप करना है, उसको बढ़ाना है। टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, इश्यूज है, उसको सॉल्व करना है बहुत पीसफुली यानी शांति से। थ्रू द निगोशिएट और मीडिएशन, तो थ्रू द सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू द पीसफुली, थ्रू द नेगोशिएट बातचीत के थ्रू, और मीडिएशन यानी किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाकर अच्छे से उसको सॉल्यूशन करना है वॉर के बिना। इफ़ एनी नेशन इग्नोर द लीग ऑफ नेशन, अगर कोई नेशन होता है जो लीग ऑफ नेशन को इग्नोर करता है, उसको मना करता है, इट्स मीडिएशन, उसके मीडिएशन के लिए वो मना कर देता है, तो इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ रिबेल नेशन, तो उस देश को रिबेल नेशन डिक्लेयर किया जाएगा कि भैया ये क्रांति देश, ये अपोजिट देश है, उसको रिबेलियन बड़वाखोर देश उसको क्लियरली डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरह से 6 लीग ऑफ नेशन के एम्स थे। और उसके बाद क्या है, द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश फॉर वर्ल्ड पीस, उसका मेन एम था दे एस्टेब्लिश फॉर वर्ल्ड की शांति के लिए था, बट डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ द सुपर पावर, मगर जो वो वर्ल्ड की पीस को मेंटेन नहीं कर पाए थे, बिकॉज क्योंकि जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया में जो कुछ सोच थी, जापान में थी, तो इम्पेरियलिस्ट यानी एक साम्यवादी सोच थी, राजाशाही किंग काइंड ऑफ सोच थी, उन लोगों को अपना एक्सपेंड करना था, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना था, तो वो जो सोच थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और उसको दबा नहीं पाए द लीग ऑफ नेशन, राइट। इन द 1939 द सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगन, और आपको पता है 1979 में द हिटलर स्टार्टेड द सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो नेशन लीग ऑफ नेशन का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, कुछ सालों तक अच्छे से चला, मगर दे कांट कंट्रोल दोज नेशन हु हैड एम्पायरिज्म थॉट। तो इस प्रकार से our chapter now finished, right? I give my best to explain you every line. Please point out every point and write down the exercise in your Facebook, and your character name, incident, point out, underline it, and pick out and write down in your book, so you will get the more point, right? So next chapter we will take in our according to our timetable, right? And we will inform you. So please stay home, stay safe, take care of yourself. Have a nice day.